हेलो नमस्कार। हम कैवल्यपात पे बात कर रहे थे। कैवल्यपात के 16वें सूत्र तक हम बात कर चुके थे। आज कैवल्यपात में सूत्र संख्या 17 और सूत्र संख्या 18 की हम बात करेंगे, जिसमें महर्षि पतंजलि जो है चित्त और आत्मा की भिन्नता के जो प्रमाण हैं उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले हम एक कॉमन बात कर लेते हैं कि चित्त और आत्मा क्या है। ज़्यादातर जो सामान्य अवस्था में अगर आप देखेंगे, जो लोग योग नहीं पढ़ते हैं, जो लोग अध्यात्म नहीं जानते, उन लोगों को ज़्यादातर यही लगता है कि चित्त और आत्मा एक ही चीज़ का नाम है, दोनों एक ही हैं। तो इस धारणा को ये जो धारणा आम जनमानस में है, इसका खंडन करते हुए महर्षि पतंजलि इन दोनों में एक ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि जिससे हमें इनकी विविधता, इनके अलग अलग होने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो पहले तो एक युक्ति से हम समझते हैं कि पुरुष तत्व क्या है। पुरुष तत्व जिससे जो है ये पूरी सृष्टि प्रकाशमान होती है, वो पुरुष तत्व है। जबकि चित्त जो है वो एक जड़ तत्व है, जो पुरुष के प्रकाश के कारण जो है चेतना स्वरूप दिखाई पड़ता है, जबकि वास्तव में उसका अपने आप में चेतना स्वरूप होना स्वाभाविक नहीं है। तो इसके कुछ प्रमाण जो है उसमें पहला तो ये बताते हैं कि चित्त में जिस वस्तु की परछाई पड़ती है, चित्त उसी वस्तु को जान सकता है। चित्त जो कि इंद्रियों के माध्यम से बाह्य वस्तुओं की परछाई को ग्रहण करता है और उसका ही ज्ञान उसको उस समय होता है। जैसे ही चित्त से किसी पर्टिकुलर वस्तु को हटाया जाए तो उसको उसके ज्ञान का अभाव हो जाता है, और जो नई वस्तु सामने होती है उसका प्रतिबिंब चित्त पर बनता है, तो चित्त जो है उसी का ज्ञान ग्रहण कर लेता है। तो चित्त की एक तो ये बात हमें समझनी है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चित्त जिस वस्तु को देख रही होती है इंद्रियों के माध्यम से, चाहे वो छू के, स्मेल से, सुन के या फिर देख के, जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब चित्त पर पड़ता है, चित्त को उसी का ज्ञान होता है। चित्त उसी विषय का आकार ग्रहण कर लेता है, क्योंकि ये विषय आकार है, और जिस वस्तु के संपर्क में आता है उसी का रूप धारण कर लेता है। जबकि पुरुष तत्व जो है उस चित्त में जो वर्तमान में जिस वस्तु का प्रतिबिंब उसमें पड़ा है उसको, और जो उससे पहले था उसको, उन दोनों को तदाकार रूप से देख पाता है। दोनों वस्तुओं को, जिसपे चित्त जो है 1 मिनट के अंदर कम से कम 100 या 1000 वस्तुओं का प्रतिबिंब का विषय का रूप धारण करती है, जबकि जो पुरुष तत्व है उन 100 की 100 चीजों को एक साथ ऑब्जर्व कर पाता है। ये एक प्रमाण है भिन्नता का। मैं फिर से समझा देता हूँ। चित्त जो है जिस वर्तमान में जिस वस्तु को देख पाता है उसी का रूप धारण करता है, सिर्फ उसी को ऑब्जर्व कर पाता है। जबकि आत्मा उससे पहले भी जो चीजें थी विद्यमान थी, उन चीजों को भी देखने में सक्षम होती है। तो ये उनका भिन्नता का एक प्रमाण है। ये उसी तरीके से आप इसको एक युक्ति से समझ सकते हैं कि जैसे किसी वृक्ष में जो है एक तोता लगातार फलों को देखते हुए खुश होता है और हर नए फल पे जाके जो है उसको नोचने की कोशिश करता है, उसको खाने का प्रयास करता है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक फल को ही खा पाता है। लेकिन उसी वृक्ष में जो है एक दूसरा तोता जो तदाकार होकर उस तोते को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको देख रहा है, तो वो जो तोता है वो बार बार उसी के अपने समान दिखने वाला जो दूसरा तोता है उस तोते को देखता है और वापस फिर फलों की तरफ झपटने लगता है। तो उसमें जो झपटने वाला जो तोता है वो क्या है, चित्त है। वो एक बार में सिर्फ एक फल को ही झपट पा रहा है और बार बार वापस देखता है। वापस देखने से उसे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन फिर उसे लगता है कि कोई नहीं, ये मैं स्वयं ही मुझे देख रहा हूँ।
तो ये जो आभास है, इससे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो तदाकार रूप से जो तोता देख रहा है वो क्या है, वो पुरुष तत्व है। जबकि जो तोता बार बार जो है अलग अलग फलों को नोचने के लिए जा रहा है, वो क्या है, वो चित्त है। वो एक बार में जिस फल पे बैठता है वही फल पे उसका ध्यान होता है, और जैसे फल से ध्यान हटता है वापस उसका प्रतिबिंब जो है पुरुष तत्व में पड़ता है। तो यानी कि बार बार जो है जो चित्त है वो, जब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त जब वस्तु से और पुरुष तत्व का प्रतिबिंब, इन दोनों का प्रतिबिंब एक साथ इस पे पड़ता है, तो उस समय जो है उसको आभास होता है सामने वाली वस्तु का। इसका मतलब पुरुष तत्व और चित्त दोनों ही अलग अलग वस्तुएं हैं। एक तो ये प्रमाण देते हैं, दूसरा प्रमाण ये देते हैं कि चित्त जो है वो दृश्य है, इसलिए जड़ है, वह स्वप्रकाशक नहीं है। चित्त में जो चेतनता दिखाई देती है वो पुरुष तत्व के कारण दिखाई देती है। क्योंकि इसमें एक सवाल ये उठता है कि जब इंद्रियों का प्रतिबिंब चित्त पर पड़ता है, तो या वस्तु का प्रतिबिंब चित्त पर पड़ता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि चित्त स्वप्रकाशक है, इसमें अपना एक प्रकाश है, अपनी एक चेतना है। तो इसका जवाब देते हुए ये कहते हैं पतंजलि, ये बोलते हैं कि चित्त स्वप्रकाशक नहीं है, वो जड़ तत्व है। उस पर जो प्रतिबिंब पड़ता है, जो प्रकाश पड़ता है, वो किसका है, वो पुरुष तत्व का है। पुरुष तत्व का प्रकाश पड़ते ही चित्त क्या होता है, चेतना में दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई चेतना है, और इस पे जो इसका प्रतिबिंब जो वस्तुओं में पड़ रहा है उसका आकार ये धारण कर लेता है। तो चित्त स्वप्रकाशक नहीं है, स्वप्रकाशक पुरुष है, और पुरुष जो है अपने प्रकाश से चित्त को भी चेतना में कर देता है। ये कहने का तात्पर्य है। इसलिए यहाँ पर भी इन दोनों की भिन्नता का आभास हमको मिलता है, क्योंकि चित्त जो है उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो पुरुष के प्रकाश से जो है आगे की प्रक्रिया को करता है, ऐसा ये कहते हैं। और तीसरा जो प्रमाण देते हैं, ये बोलते हैं कि चित्त जब एक वस्तु का प्रतिबिंब ग्रहण करता है तो उसी में चेतनता रखता है, दूसरे में नहीं। चित्त एक बार में एक वस्तु में जब उसका विषय उसको ग्रहण करता है तो उस समय वो दूसरे को नहीं रख पाता, जबकि पुरुष तत्व जो है एक बार में कई प्रकार के विषयों को ऑब्जर्व कर पाता है। तो ये तीन प्रमाण है। पहला ये है कि चित्त पर जिस वस्तु की परछाई पड़ती है चित्त उसी को जान सकता है, दूसरी वस्तु को नहीं। यानी कि इंद्रियों के माध्यम से जिस वस्तु को चित्त प्रतिबिंबित करता है उसको ही एक बार में जान पाता है, दूसरी वस्तु को नहीं। जब एक से आप ध्यान हटाओगे तो दूसरी को देख पाओगे। जबकि पुरुष एक बार में एक से ज्यादा कई प्रकार के विषयों को ऑब्जर्व कर पाता है। पहला प्रमाण ये है। दूसरा प्रमाण वो बताते हैं कि चित्त दृश्य है, वो चेतन में इसलिए दिखता है क्योंकि पुरुष का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है, वो प्रकाशमान स्वयं नहीं है। चित्त स्वयं प्रकाशमान नहीं है, उस पे पुरुष का प्रतिबिंब बनने के कारण वो चेतना में दिखता है। और तीसरा प्रमाण ये देते हैं कि जब चित्त जो है सिर्फ एक समय में एक वस्तु को ही ऑब्जर्व कर पाता है, जबकि पुरुष एक समय में कई वस्तुओं को ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है। तो चित्त और आत्मा की भिन्नता के जो प्रमाण है ये महर्षि पतंजलि देते हैं, जबकि सांख्य दर्शन में इसका बहुत अच्छे से जो है वर्णन हुआ है। विकासवाद का जो सिद्धांत उसमें था, उसमें पुरुष और प्रकृति के मिलन से जो है चित्त की उत्पत्ति बताई गई है। जो चित्त जो है ये इसमें तीन गुण हैं, सत रज और तम तीन गुण हैं, और इन सत से जो है सत रज और तम से जो है फिर 20 प्रकार के जो तत्व हैं, पंच इंद्रियाँ, पंच ज्ञान इंद्रियाँ हो गया, पंच कर्म इंद्रियाँ हो गया आदि जो विषय हैं, इन सब का उसमें बताया गया है कि किस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, किस तरीके से विकास, सतत विकास होता है, ये सांख्य दर्शन में बताया गया है। और उसी चीज की जो है पुष्टि जो है यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र के कैवल्य पाद में 7वें और 18वें सूत्र में इन्होंने किया है। उनमें पुरुष तत्व और चित्त को दोनों को अलग अलग बताने के ये 2-3 प्रमाण उन्होंने दिए हैं। तो सांख्य दर्शन का प्रमाणिक जो विषय वस्तु है ये योग सूत्र है,
जो सांख्य दर्शन का पूरी तरीके से समर्थन करता है कि पुरुष तत्व अलग है और चित्त जो है अलग है। पुरुष तत्व प्रकाशवान है, वह स्वयं को भी प्रकाशित करता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, जबकि चित्त न स्वयं को प्रकाशित करता है और न ही दूसरों को प्रकाशित करता है। ये पुरुष तत्व के प्रकाश से, जो पुरुष तत्व का प्रतिबिंब चित्त पर पड़ता है, चित्त उसी प्रतिबिंब के माध्यम से अन्य भौतिक वस्तुओं को देख पाती है, उन भौतिक वस्तुओं को जो है प्रकाश में कर पाती है और उनका ऑब्जर्वेशन ले पाती है और एक बार में एक वस्तु को ही ऑब्जर्व कर पाती है, जबकि पुरुष तत्व जो है लगातार चित्त की सभी प्रकार की क्रियाओं को ऑब्जर्व करने में सक्षम होता है। ये इसमें मुख्य अंतर है। इसके बाद का जो टॉपिक हुआ उससे दोबारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।